हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 14 का हमने दो पार्ट में आधा आधा कंप्लीट कर लिया है। उसका आगे का पार्ट करेंगे। दो चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको ये बता देती हूँ। हमने इसमें थिंकर्स पढ़ा है, मतलब सामाजिक विचारक, जिसमें हमने प्लेटो के बारे में पढ़ लिया है, अरस्तु के बारे में पढ़ लिया है, एपिक्यूरस के बारे में पढ़ लिया है, रूसो के बारे में पढ़ लिया है, सेंट साइमन, आगस्ट कॉम्ट, और हर्बर्ट स्पेंसर, और इमाइल दुर्खिम। इन सारे थिंकर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके आगे के थिंकर्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो आज हम पढ़ेंगे पियरे जोसेफ प्रोतो। इनका जन्म जो हुआ था 1809 में हुआ था। मृत्यु जो हुई थी 1865 में हुई थी। पियरे जोसेफ प्रोतो 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी आत्म उपदेशक, उग्र परिवर्तनवादी और ऐसे प्रारंभिक समाजवादी चिंतक थे जो इन उक्तियों में विश्वास करते थे। ईश्वर एक बुराई है। प्रोतो का कथन है ईश्वर एक बुराई है तथा संपत्ति एक चोरी है। ये दोनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, आप याद कर लीजिएगा। प्रोतो को राजनीतिक अराजकतावाद का जनक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां, पहली इनकी पुस्तक है व्हाट इज प्रॉपर्टी जो 1840 में आई थी। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो 1846 में आई थी। प्रोतो के विचारों का प्रभाव कार्ल मार्क्स पर पड़ा और इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर मार्क्स ने पूंजीपतियों का विरोध करना शुरू किया। मतलब कार्ल मार्क्स इससे प्रभावित थे, ये प्रोतो से भी प्रभावित थे, हीगल से भी प्रभावित थे। तो दूसरा हम पढ़ेंगे हीगल के बारे में। हीगल कौन थे? गॉर्ग विल्हेम फ्रेडरिक हीगल इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 1770 में और मृत्यु हुई थी 1831 में। जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक फ्रेडरिक हीगल, जिन्होंने अपने विचारों से संपूर्ण जर्मनी तथा कार्ल मार्क्स को भारी प्रभावित किया है। आपका जन्म 27 अगस्त 1770 में स्टुटगार्ट जर्मनी में तथा मृत्यु बर्लिन में 14 नवंबर 1831 को हुई। आप एक राजस्व अधिकारी के पुत्र थे। आपने ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में साहित्य, धर्मशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया। 1805 में 35 वर्ष की आयु में जेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। हीगल इतिहास को विचार चेतना से संचालित करते थे। मतलब हीगल ने किस पर जोर दिया था? विचार चेतना पर। आपके अनुसार चेतनाओं के द्वंद्व का परिणाम ही परिवर्तन है। हीगल चेतनाओं की 3 अवस्थाएं बताते हैं, जिसे क्रमशः वाद मतलब थीसिस, प्रतिवाद मतलब एंटीथीसिस और संवाद मतलब सिंथेसिस कहते हैं। हीगल ने किसकी बात की है? वाद, प्रतिवाद और संवाद की। वाद विचार की प्रारंभिक अवस्था होती है जो अपूर्ण होती है तथा एक प्रतिस्थापना को जन्म देता है, जिसे हीगल प्रतिवाद मतलब एंटीथीसिस कहते हैं। तीसरे चरण में वाद और प्रतिवाद के दोनों चरणों का मिला दिया जाता है और या वे मिल जाते हैं। यह तीसरा चरण संवाद का या समन्वय कहलाता है। हीगल की इस धारणा के अनुसार सामाजिक परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया भी इन्हीं 3 अवस्थाओं से गुजरती है। जब तक यह पूर्णता नहीं प्राप्त होती तब तक यह प्रक्रिया अपने आप को दोहराती रहती है। मतलब वाद होता है, प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है, उसके बाद फिर वाद, प्रतिवाद, संवाद, ये एक चक्र की तरह चलता रहता है। अतः समझ सामाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के आपसी संघर्ष का परिणाम है। हीगल के इस विचार को द्वंद्ववाद मतलब डायलेक्टिक से जाना जाता है। हीगल के शब्दों में चेतना या विचार ही निर्धारित करती है कि
समाज, राज्य या पदार्थ कैसा होगा। इनकी प्रमुख कृतियां है द फिनोलॉजी ऑफ माइंड जो 1807 में आई थी। दूसरी पुस्तक है द साइंस ऑफ लॉजिक जो 1812 में आई थी। नेक्स्ट पुस्तक है द फिलोसफी ऑफ राइट जो 1823 में आई थी। और नेक्स्ट पुस्तक है द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो 1830 में आई थी। हीगल के विचार को निम्नलिखित सूत्र से स्पष्ट किया जा सकता है। कौन सा सूत्र है जो हमने पढ़ा? बाद क्या होता है? प्रारंभिक विचार होता है इंटू प्रतिवाद और विरोधाभास इंटू संवाद, दोनों के बीच संघर्ष का परिणाम होता है। अब हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स जो बहुत ही फेमस सिद्धांतकार है और शास्त्रीय विचारक में इनका प्रमुख स्थान है। शास्त्रीय विचारक में हम किन किन को पढ़ते हैं? शास्त्रीय विचारक में हम पढ़ते हैं इमाइल दुर्खीम, क्लासिकल थिंकर इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में, और मैक्स वेबर, और तीसरे कौन है? ये कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, हम इन तीनों थिंकर्स को क्लासिकल मतलब शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्ल हाइनरिश मार्क्स। इनका फुल नाम है। इनका जन्म 1818 में हुआ था, मृत्यु 1883 में हुई थी। इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो समय की धारा को अपने अनुसार बदल देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को इतिहास में युग पुरुष कहा जाता है। कार्ल हाइनरिश मार्क्स वैसे ही एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने विचारों की लेखनी से समाज में व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया, इसमें कामयाब भी रहे। कार्ल मार्क्स हाइनरिश और हेनरिटा मार्क्स की दूसरी संतान थे, जिनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में राइसडेन प्रांत में ट्रियर नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स पर अत्यधिक प्रभाव जर्मन दार्शनिक हीगल और फ्रांसीसी दार्शनिक फ्रोइड का पड़ा था। मार्क्स क्रांतिकारी साम्यवाद और समाजशास्त्र में विशेषता ऐतिहासिक भौतिकवाद के जनक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्क्स कोई समाजशास्त्री नहीं है, किंतु उनके विचारों का अध्ययन समाजशास्त्र में प्रमुखता से किया जाता है। उनकी गिनती प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में होती है। मार्क्स ने जर्मनी के हीगलवाद और फ्रांस के समाजवाद और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था संबंधी विचारों का समन्वय कर जिन अवधारणाओं और सिद्धांतों को जन्म दिया, वे ही बाद में मार्क्सवाद के नाम पर चर्चित एवं प्रसिद्ध हुए। मार्क्स ऐसे विद्वान थे जिनके जीवन में कभी स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। इस स्थायित्व के पीछे स्वयं मार्क्स के विचार ही प्रमुख थे। 1841 में मार्क्स के पिता का देहांत हुआ, जिससे परिवार की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। उसी बीच 1844 में मार्क्स की मुलाकात एंजल्स से हुई। मार्क्स तथा एंजल की दोस्ती को इतिहास में अमर स्थान प्राप्त है। एंजल्स एक जर्मन क्रांतिकारी तथा कपड़ा मिल मालिक का पुत्र था। वह मार्क्स की हर तरह से मदद करता था। मार्क्स अपने उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था और यह कहा जाता है कि मार्क्स की पूंजीवादी समाज के प्रति विरोध उसकी असफलता का परिणाम थी। मार्क्स अपने कमजोर लेखनी मतलब पुअर हैंडराइटिंग के चलते क्लर्क जैसी मामूली परीक्षा में असफल हो गए थे। अब इनकी हम प्रमुख कृतियों के बारे में देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे ही। द हॉली फैमिली विथ एंजल्स 1855 मतलब 1845 में द हॉली फैमिली विथ एंजल्स के साथ इन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम सर्वहारा का उल्लेख किया था। किसमें? द हॉली फैमिली में। नेक्स्ट पुस्तक है द जर्मन आइडियोलॉजी विथ एंजल्स 1847 में 1847 में ये बुक आई थी। इस पुस्तक में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद का विस्तृत विवेचन किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में ये पुस्तक आई थी। इस पुस्तक में ही सर्वप्रथम द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बुनियादी सूत्र पेश किए गए। किसमें? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में। नेक्स्ट पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी विथ एंजल्स, ये 1848 में पुस्तक आई थी। इसमें ही
सर्वप्रथम सर्वहारा के क्रांतिकारी सिद्धांत की एक संक्षिप्त और सरल व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट पुस्तक है द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस, जो 1848 से 50 के बीच आई थी। इसमें मार्क्स ने सर्वहारा के अधिनायक के प्रसिद्ध सूत्र का प्रयोग किया है। इसमें पहली बार वर्ग संघर्ष की बात की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पुस्तक है प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पुस्तक है अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। मोस्टली ये पुस्तक पूछी जाती है, 1859 में आई थी। नेक्स्ट पुस्तक है दास कैपिटल, 1867, 85 और 94 में इसका संस्करण आया था, 3 संस्करण आए थे। तो ये हमारी हो गई कार्ल मार्क्स की पुस्तकें। देन इस ग्रंथ में सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक कर्तव्य के सिद्धांत, समाजवादी क्रांति, सर्वहारा के अधिनायक की गहन दार्शनिक तथा अर्थशास्त्रीय ढंग से बताया गया है। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। किसे? दास कैपिटल को कहा जाता है, याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मार्क्स हीगल के इस विचार से सहमत नहीं है कि चेतना के द्वारा ही समाज में परिवर्तन होता है। मार्क्स का मानना है कि भौतिक पदार्थ ही चेतना का निर्धारण करती है। मतलब हीगल है जो चेतना को जोड़ देते हैं, पर मार्क्स क्या है, इसको रिजेक्ट करते हैं कार्ल मार्क्स। और मार्क्स किस पर जोड़ देते हैं? मार्क्स जोड़ देते हैं पदार्थ पर। ठीक है, तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है, हीगल ने चेतना को महत्व दिया है और मार्क्स ने पदार्थ को महत्व दिया है। समाज में परिवर्तन भौतिक द्वंद्वों का परिणाम है। मार्क्स के विचार से उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन, परिवर्तन के केंद्र में है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन निम्नलिखित तत्वों का मिश्रण है। इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है। देन इसके 2 पार्ट हैं, कौन से? उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध, मतलब प्रोडक्टिव पावर और प्रोडक्शन रिलेशन। देन प्रोडक्टिव पावर, उत्पादन शक्ति 2 प्रकार के होते हैं, इसमें उत्पादन के साधन आते हैं, योग्यता और कौशलता आती है, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एलिजिबिलिटी और एबिलिटी। उत्पादन के साधन के अंतर्गत भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, तकनीकी आदि। मार्क्स इसे निर्जीव श्रम कहते हैं, मतलब इसमें सजीवता नहीं होती है। और मतलब सजीव और निर्जीव में क्या होता है? सजीव जैसे भूमि हो, तो भूमि चल फिर नहीं सकती है ना, एक निर्जीव है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? अपनी योग्यता कौशल का प्रयोग करके भूमि को बहुत सारे काम करता है, खेती करता है या उस पर एक घर बना देता है, पूंजी अपना लगाता है, श्रम लगाता है, ये सब एक चीजें हैं, निर्जीव है। इसका प्रयोग व्यक्ति अपनी कौशलता और योग्यता के आधार पर करता है, और योग्यता और कौशलता को इससे सजीव श्रम कार्ल मार्क्स ने कहा है। और उत्पादन संबंध मतलब प्रोडक्शन रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संचित वर्ग और एक होते हैं वंचित वर्ग। इसी प्रकार उत्पादन शक्ति बराबर उत्पादन के संबंध प्लस श्रम कौशल व अनुभव, उत्पादन संबंध बराबर जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और जो प्लस जो उत्पादन के लिए श्रम बेचता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में सर्वहारा एवं बुर्जुआ का संबंध नगद संबंध, मतलब कैश नेक्सस होगा। कैश नेक्सस किसे बोलते हैं? नगद संबंध को कहते हैं, जो पूंजीवाद समाज में सर्वहारा और बुर्जुआ संबंध कहलाता है। नगद संबंध अर्थात बुर्जुआ एवं सर्वहारा के बीच उत्पादन का संबंध होगा, जितना काम उतना पैसा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सामाजिक सांस्कृतिक संबंध नहीं होगा, यह पूंजीवादी समाज से पूर्व के समाजों में नहीं था। निष्कर्षतः मार्क्स का यह स्पष्ट विचार है कि समाज के सभी संबंधों में बाइनरी अपोजिशन का संबंध होता है, जिसमें प्रत्येक 2 संबंध एक दूसरे के पूरक ना होकर एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। इन विरोधों का परिणाम सामाजिक परिवर्तन के रूप में होता है। अर्थात संघर्षवाद के अनुसार सामाजिक परिवर्तन परस्पर निर्भरता पर आधारित संबंधों के संघर्ष का परिणाम है। समाज में हमेशा द्वंद्व होता है और इसके केंद्र में विचार या चेतना ना होकर भौतिक पदार्थ है। मार्क्स से इस विचार को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल
मैटेरियलिज्म कहते हैं। मार्क्स के शब्दों में पदार्थ भौतिक तत्व निर्धारित करता है, जबकि चेतना विचार का स्वरूप क्या होगा, ना कि चेतना भौतिक तत्व। मार्क्स हीगल से प्रत्यक्षता प्रभावित है, लेकिन हीगल के सिद्धांत में संशोधन करते हुए कहते हैं कि हीगल सिर के बल खड़े थे, मैंने उन्हें पैर के बल खड़ा कर दिया। मार्क्स के अनुसार विचार अस्तित्व का निर्धारण नहीं करते, बल्कि अस्तित्व चेतना या विचार का निर्धारण करती है। स्वयं मस्तिष्क शरीर की उपज है, न कि शरीर मस्तिष्क की, अर्थात वस्तुएं चेतना का निर्धारण करती है। मार्क्स हीगल के विचारात्मक द्वंद्वात्मक प्रतिक्रिया में ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसके अनुसार जब जब समाज की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, तब तब इतिहास बदलता है। आपने यूरोपीय समाज का अध्ययन किया तथा पाया कि उद्विकासीय रूप से यूरोपीय समाज अब तक 4 चरणों से गुजरा है। कौन कौन से ये 4 चरण हैं? आइए देख लेते हैं। पहला है आदिम समाज। इसमें संबंध कैसे होते थे? खाद्य संग्राहक और शिकारी के। ये जो समाज था ये कैसा था? वर्ग विहीन समाज। आदिम समाज था वर्ग विहीन समाज। दासत्व और प्राचीन समाज। इसमें क्या होता था? कृषि निम्न स्तर पे थी और पशुपालन होता था। इसमें जो संबंध होते थे वो होता था स्वामी और दास का। सर्वप्रथम वर्ग का अस्तित्व इसी समय आया, मतलब प्राचीन समाज दासत्व में वर्ग का अस्तित्व आया। देन है सामंतवादी समाज। कृषि उच्च स्तर में और पशुपालन होते थे। इसमें क्या आया? सामंत वर्ग आया और कृषि दास वर्ग आया। देन आया पूंजीवादी समाज। इसमें उद्योग आए और मशीनों का आविष्कार हुआ और 2 वर्ग बने, बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग। ध्यातव्य है कि बुर्जुआ शब्द फ्रांसीसी है। फ्रांस में मध्यम वर्ग के लिए बुर्जुआ शब्द का प्रयोग होता है। मार्क्स संरचना को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक अधोसंरचना सब इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्क्स अधोसंरचना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन, उत्पादन शक्ति व उत्पादन संबंध, अस्तित्व व भौतिक पदार्थ सम्मिलित करते हैं। अधिसंरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर। मार्क्स के अनुसार इसके अंतर्गत चेतना को सम्मिलित किया जाता है। चेतना के अंतर्गत मार्क्स धर्म, कानून, संस्कृति, शिक्षा, परिवार विवाह, नातेदारी आदि को रखते हैं। तो अधिसंरचना क्या है और अधोसंरचना क्या है? अधोसंरचना है इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था, उत्पादन प्रणाली, मतलब उत्पादन के साधन आएंगे आपके, उत्पादन शक्ति आएगी और उत्पादन के संबंध आएंगे। मतलब इसमें भौतिक पदार्थ का संबंध सम्मिलित किया जाता है जो हम देख सकते हैं। और अधिसंरचना में हम क्या करते हैं? ऐसी चीजों को सम्मिलित करते हैं जो अभौतिक होती है। ठीक है। चेतना के अंतर्गत जैसे धर्म हो गया, कानून हो गया, संस्कृति होगी, शिक्षा, परिवार, विवाह, नातेदारी, ये सब चेतना के अंतर्गत आते हैं। मार्क्स के अनुसार अधोसंरचना में परिवर्तन से ही अधिसंरचना में भी परिवर्तन होता है। अधोसंरचना पर संचित वर्ग, स्वामी, भूस्वामी तथा बुर्जुआ का नियंत्रण होता है। अधिसंरचना पर उसी का नियंत्रण होता है। धर्म, संस्कृति, कानून आदि पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। मार्क्स का कहना है कि जिनका अधोसंरचना व अधिसंरचना पर नियंत्रण होता है उन्हें सम्मिलित रूप से संचित वर्ग कहते हैं और जिनका नियंत्रण नहीं होता है उन्हें वंचित वर्ग कहते हैं। मतलब जिनका संसाधनों पर जो चीजें हैं, भूमि हो गया, वो पूंजी हो गया, उस श्रम हो गया, जिसका इस पर नियंत्रण हो गया, जैसे ये इसमें कौन आ जाएगा आपका? बुर्जुआ। ठीक है। और जिनका नियंत्रण नहीं होता उसमें क्या? वंचित वर्ग में आ जाएंगे आपका सर्वहारा। मार्क्स के अनुसार संचित एवं वंचित वर्ग के बीच का संबंध संघर्ष का होता है, न कि सहयोग का, क्योंकि संचित वर्ग का संचय वंचित वर्ग की कीमत पर प्राप्त होता है। दोनों के हित विरोधाभासी
होते हैं, दोनों में संघर्ष का संबंध होता है, परंतु पूंजीवादी समाज में पूर्व संघर्ष का संबंध होते हुए भी दोनों वर्गों में कभी संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि वंचित वर्गों में वर्ग चेतना का भाव था। इसे मार्क्स ने श्रेणी या अपने आप में वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ कहा, जिसका तात्पर्य हित समान होते हुए भी चेतना का अभाव है। परंतु पूंजीवादी समाज में वंचित वर्ग अपने हितों, अधिकारों आदि के प्रति सचेत होकर उसे प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, जिसे मार्क्स अपने आप के लिए वर्ग मतलब क्लास फॉर इटसेल्फ कहते हैं। देखिए, अपने आप में वर्ग और अपने आप के लिए वर्ग, इसमें क्या होता है, व्यक्ति में चेतना नहीं होती है। अपने लाभ के लिए व्यक्ति क्या होता है, उसमें चेतना नहीं होती, जो मालिक कहता है वो मजदूर करते जाते हैं। और अपने आप के लिए वर्ग क्या होता है, इसमें श्रमिकों में, मजदूरों में क्या होती है, चेतना आ जाती है, वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। पूंजीवादी समाज में सर्वहारा के बीच चेतना का स्तर समान होगा, क्योंकि उनकी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, आय का स्तर, कार्य की दशाएं, जीवन शैली, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं आदि समान होगी। सर्वहारा क्लास इनसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तित व संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। मार्क्स के शब्दों में सर्वहारा के पास होने के लिए बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, पाने के लिए पूरा संसार होगा। मार्क्स का कहना है कि अब तक एक युग से दूसरे युग का परिवर्तन अल्पसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रतिस्थापित किया गया है, परंतु पूंजीवादी समाज का परिवर्तन कई अर्थों में अपने पूर्व युगों के परिवर्तन से भिन्न होगा। पहली बार इतिहास में अल्पसंख्यकों पूंजीपति को बहुसंख्यक सर्वहारा प्रतिस्थापित करेंगे। यह संघर्ष हिंसक और क्रांतिकारी होगा। ये कब होगा, जब श्रमिकों में चेतना आ जाएगी, स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण होगा। अन्य वर्ग जैसे पतित बुर्जुआ मतलब पेटिस बुर्जुआ आदि वर्ग ध्रुवीकरण की स्थिति में सर्वहारा के साथ मिल जाएंगे। पूंजीवादी समाज के बाद समाजवादी तथा साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। साम्यवादी समाज वर्ग विहीन समाज होगा, जिसमें राज्य, कानून, पुलिस प्रशासन, धर्म का अस्तित्व नहीं होगा। उत्पादन के साधनों पर सबका समान नियंत्रण होगा तथा सबको उसकी क्षमता के अनुसार काम तथा आवश्यकता के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध होगी। सामाजिक परिवर्तन का चक्र यहाँ आकर समाप्त हो हो जाएगा। इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। मार्क्स परिवार, राज, धर्म और पूंजीपतियों का पोषक मानते हैं। मार्क्स परिवार, राज, धर्म को पूंजीपतियों का पोषक मानते हैं तथा इनका निर्माण इनकी रक्षा के लिए मानते हैं। साम्यवादी समाज में इनकी समाप्ति की बात करते हैं। मार्क्स धर्म को अनावश्यक मानते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन विरोधी होता है। मार्क्स कहना है कि पूंजीवादी समाज में धर्म आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति को समस्याओं को सहन करने का झूठा आश्वासन देता है। धर्म और कुछ ना होकर एक शोषण का माध्यम है। मार्क्स के अनुसार क्या धर्म क्या है, लोगों के हित के लिए नहीं बना, बल्कि उसका शोषण करने के लिए बना हुआ है। मार्क्स के शब्दों में धर्म पीड़ित लोगों की आय, एक बेदिल दुनिया की भावना, आत्मविहीन स्थितियों की आत्मा या जन साधारण की अफीम है, जन साधारण के लिए अफीम का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट है कि मतलब किसने धर्म को अफीम माना है, तो वो किसने माना है, कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स के उपयुक्त विश्लेषण को वर्ग संघर्ष सिद्धांत भी कहते हैं। निष्कर्षतः मार्क्स अरस्तु के सामाजिक प्राणी के स्थान पर मानव को वर्ग प्राणी मतलब क्लास एनिमल मानते हैं। समाज वर्गों में बटा हुआ है, जिनके बीच संघर्ष होते रहते हैं। अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का आरंभ ही इन पंक्तियों से करते हैं। अभी तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसमें किया है इसका वर्णन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक में। वर्ग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संचित वर्ग और एक होता है वंचित वर्ग। संचित वर्ग में स्वामी, सामंत, भूस्वामी, पूंजीपति, बुर्जुआ आते हैं और वंचित वर्ग में दास, कृषि, श्रमिक, मजदूर और सर्वहारा आते हैं। समाज की प्रत्येक अवस्था में दो प्रमुख वर्ग रहे हैं, जिसका उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण होता है। उन्हें क्रमशः स्वामी, सामंत
वह बुर्जुआ कहते हैं, तथा दूसरा वर्ग वह है जो उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण नहीं कर पाया है, जिसे क्रमशः दास, श्रमिक, कृषि व सर्वहारा कहते हैं। चेतना चेतना दो प्रकार की होती है, जिसमें स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ। चेतना का इसमें क्या होता है, चेतना का अभाव होता है, और क्लास फॉर इटसेल्फ में क्या होता है, वर्ग चेतना का विकास होता है, वर्ग का विकास होता है। इससे क्या ट्रू कॉन्शियसनेस मतलब सत्य चेतना कहते हैं, यह संगठित होता है। और क्लास स्वयं में वर्ग क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है, श्रेणी, इसे फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं, मतलब झूठा चेतना कहते हैं, झूठी चेतना। इसमें क्या होता है, संगठन का अभाव होता है। वर्ग संघर्ष को निम्न सूत्र से स्पष्ट किया जा सकता है। वर्ग चेतना, फिर आएगा क्लास पोलराइजेशन मतलब वर्ग ध्रुवीकरण, वर्ग एकता क्लास सॉलिडरिटी, उसके बाद आएगा वर्ग संघर्ष सर्वहारा क्रांति, उसके बाद आएगा सोशलिज्म समाजवाद, फिर आएगा साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म। ये एक प्रोसेस बताया गया है। इसके इससे क्या होगा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना लास्ट में हो जाएगी, जब मजदूरों में चेतना आ जाएगी, स्वयं के लिए वर्ग जागृत हो जाएगा। ध्यातव्य है कि स्वयं में वर्ग क्लास इन इटसेल्फ का जब रूपांतरण स्वयं के लिए वर्ग में हो जाता है, तो इसे ही वर्ग चेतना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्लास फॉर इटसेल्फ इक्वल क्लास कंसीनर्स इक्वल क्लास। यह भी जाने, मार्क्स ने चेतना संबंधी विचार मुक्त हस्त से हीगल से ग्रहण किया, लेकिन दोनों के विचारों में थोड़ी भिन्नता है। हीगल का तर्क है कि आदमी में चेतना उसकी वैचारिकी के अनुसार आता है। मार्क्स ने इसे नकारा है। उनका मानना है कि आदमी की चेतना उसकी भौतिक वस्तुओं यानी उत्पादन पद्धतियों और उत्पादन शक्तियों के संबंधों के अनुसार आती है। दोनों में अंतर यह है कि हीगल ने चेतना का आधार वैचारिकी मतलब आइडियोलॉजी माना है, और मार्क्स ने चेतना का आधार उत्पादन पद्धतियों को माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। हीगल ने चेतना का आधार वैचारिकी को माना है, और मार्क्स ने चेतना का आधार उत्पादन पद्धतियों को माना है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। के आधार पर मार्क्स 4 प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं। पहला है एशियाई समाज, एशियाटिक सोसाइटी, दूसरा है प्राचीन समाज, एंशियंट सोसाइटी, तीसरा है सामंतवादी समाज, फ्यूडल सोसाइटी, और चौथा है पूंजीवादी समाज मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी। स्वामित्व ऑनरशिप के आधार पर मार्क्स 4 प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं। पहला है आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी, दूसरा है प्राचीन समाज, एंशियंट सोसाइटी, तीसरा है सामंतवादी समाज, फ्यूडल सोसाइटी, और चौथा है पूंजीवादी समाज मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी। निष्कर्षतः इस रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है कि आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन मतलब दासत्व समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज, ये है क्रम है। ठीक है, पहले आएगा आपका आदिम समाज, दोबारा दूसरा आएगा एशियाई समाज, तीसरा आएगा प्राचीन समाज या दासत्व समाज, चौथा आएगा सामंतवादी समाज, और पांचवा आएगा आपका पूंजीवादी समाज। एशियाई समाज किसे कहते हैं? मार्क्स एशियाई समाज की निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। एशिया में शहरों का विकास उत्पादन पद्धति नहीं बदल सका। सामुदायिक स्वामित्व होता है एशियाई समाज में। व्यक्तित्व संपत्ति का अभाव होता है। कृषि विकास कार्य राज्य के हाथ में होते हैं। स्वावलंबी गांव होता है। कृषि और दस्तकारी में गठबंधन होता है। किसमें? एशियाई समाज में। एलियनेशन मतलब अलगाव, यह एक दार्शनिक अवधारणा है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम रूसो द्वारा अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया। इनके अनुसार समाज अपनी इच्छाओं को व्यक्ति पर आवश्यकता से अधिक आरोपित करता है, जिसके कारण व्यक्ति में अलगाव की भावना जन्म लेती है। समाज व्यक्ति की मूल आकांक्षा स्वतंत्रता की विरोधी होता है, शोषण व दमन करता है। फलस्वरूप व्यक्ति अपने से विमुख हो जाता है। अलगाव का शाब्दिक अर्थ है स्व से अलगाव होना मतलब खुद से अलगाव होना। हीगल के अनुसार अलगाव ईश्वर से विरक्ति है। मानव ईश्वर के इतर पदार्थों में मन लगाता है, उसका मस्तिष्क स्थिर नहीं होता और उसमें अलगाव की भावना आ जाती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी को अलगाव का कारण माना जाता है, जिससे व्यक्ति किसी भी चीज में मन नहीं लगा पाता।
थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य द्वारा स्वयं को व्यक्तियों पर अत्यधिक आरोपित करने के कारण व्यक्ति में अलगाव की भावना आ जाती है। मार्क्स के अनुसार उपरोक्त सभी विचारों की आलोचना करते हैं। वैसे तो अलगाव सभी समाजों में पाए जाते हैं, लेकिन औद्योगिक समाज में अपने चरम रूप में है। मार्क्स के शब्दों में मनुष्य एक सृजनशील प्रणाली है। वह अपने सृजनशीलता से संतुष्टि प्राप्त करता है। जिस वस्तु का वह निर्माण करता है उसे वह श्रम का वस्तुकरण मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर कहते हैं। औद्योगिक समाज में सृजन का कार्य मशीन करती है। श्रमिक के श्रम का अवस्तुकरण डी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर रह जाता है। मास अलगाव के 4 कारण बताते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब किससे किससे व्यक्ति को मतलब श्रमिकों को अलगाव हो जाता है। पहला है उत्पादन की प्रक्रिया मतलब सृजनहीनता। जो उत्पादन प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, श्रमिकों का अलगाव होता है। फिर उत्पादन से अलगाव होता है शोषण के कारण जो होता है। फिर मालिक से भी उसका अलगाव होता है, प्रतिस्पर्धा के कारण होता है। देन अपने आप से भी उसका अलगाव होता है। सभी चरणों में असफल होने के कारण व्यक्ति स्वयं से भी अलगाव महसूस करने लगता है। अलगाव के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। मैक्स वेबर के अनुसार अलगाव नौकरशाही व्यवस्था में आएगा। नियमों पर अधिक बल दिया जाने के कारण नौकरशाही में सृजनशीलता समाप्त हो जाएगी। फलस्वरूप अलगाव जन्म लेगा। C.W. मिल्स के अनुसार आधुनिक समाज में वस्तु का स्थान व्यक्ति ने लिया है। कैपेबल ऑब्जेक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कैपेबल सब्जेक्ट। होटल, कॉल सेंटर, उड्डयन आदि क्षेत्रों में अलगाव सर्वाधिक होगा, क्योंकि व्यक्ति वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। एम सीमोन ने अलगाव को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता जरूर है। पहला है शक्तिहीनता मतलब पावरलेसनेस। जब व्यक्ति को किसी को प्रभावित नहीं कर पाता, जब व्यक्ति क्या किसी को प्रभावित नहीं कर पाता तो वह शक्तिहीन खुद को समझता है। दूसरा है प्रतिमानहीनता मतलब नॉर्मलेसनेस। जब समाज में अराजकता आ जाती है, जब समाज में व्यवस्था सही से नहीं चलती है, तब होता है प्रतिमानहीनता। प्रतिमानहीनता की अवस्था आ जाती है। देन होता है अर्थहीनता मीनिंगलेसनेस। जब व्यक्ति का महत्व किसी के लिए नहीं रह जाता, जब व्यक्ति कुछ सोचने लगता है कि मेरा महत्व कोई है ही नहीं, मुझे कोई समझता नहीं है, तो क्या होता है मीनिंगलेसनेस मतलब अर्थहीनता की स्थिति आ जाती है। फिर आती है सामाजिक पृथक्करण सोशल आइसोलेशन। सामाजिक बहिष्कार या जेल आदि में रह जाने के कारण। सामाजिक पृथक्करण कब होता है, जब लोगों द्वारा अगर व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर देता है और सोसाइटी उसको बहिष्कार कर देती है मतलब समाज से निकाल देती है। या व्यक्ति कुछ गलत काम करके जेल चला जाता है तो उससे क्या होता है, समाज से उसका पृथक्करण हो जाता है, वह समाज से अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, आत्म उदासीनता मतलब सेल्फ इंस्ट्रेंजमेंट मतलब खुद से उदासीनता। मतलब व्यक्ति कुछ ऐसा काम करे जिससे उसे सॉरी व्यक्तिगत कारणों से, जैसे देवदास मतलब उदाहरण देवदास का दिया है। आपने मूवी देखी होगी देवदास, जिसमें क्या होता है व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और उसकी शादी किसी और से होती है, तो क्या होता है वो खुद से स्वयं को अलग समझने लगता है, अपना कोई वजूद ही नहीं समझता दुनिया में। नेक्स्ट है ब्लाउनर ने इंग्लैंड के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मशीनीकरण या अलगाव में यू कर्व पद्धति द्वारा संबंध स्थापित किया। अत्यधिक मशीनीकरण अत्यधिक अलगाव, कम मशीनीकरण कम अलगाव। मशीनीकरण अधिक होगा तो अलगाव अधिक होगा और मशीनीकरण कम होगा तो अलगाव कम होगा। ब्लाउनर का कहना है कि हथकरघा, कुटीर उद्योग आदि में अलगाव कम पाया जाता था। हर्बर्ट मार्क्यूस के अनुसार पूंजीवादी समाज में अलगाव मात्र श्रमिकों में ही नहीं आएगा बल्कि पूंजीपतियों में भी आएगा, क्योंकि उनके भी सृजनशीलता की अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी। मॉर्क्यूस के शब्दों में औद्योगिक समाज में व्यक्तिगत विकास की संभावना को क्रूरता से कुचल दिया जाता है। एरिक फ्रॉम के अनुसार मशीनीकरण का प्रत्यक्ष संबंध अलगाव से होता है। इन्होंने मार्क्स का समर्थन किया है। पूंजीवादी समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक वो जो किराया लेता है जिसे भूस्वामी कहते हैं, ऑनर ऑफ द लैंड। देन जो लाभ लेता है, पूंजीपति, ऑनर ऑफ द प्रॉफिट। देन जो वेतन लेता है, श्रमिक, ऑनर ऑफ द लेबर। मार्क्स के अनुसार नई औद्योगिक व्यवस्था में जो भूस्वामी, ऑनर ऑफ द लैंड, उसका महत्व नगण्य है,
तथा ऑनर ऑफ द प्रॉफिट तीनों ऑनर को नियंत्रित करता है, इसलिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग है। इस प्रकार पूंजीवादी समाज में दो ही वर्ग कार्यशील है, एक है पूंजीपति और एक है सर्वहारा वर्ग। अपनी पुस्तक रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन जर्मनी में 7 वर्गों की चर्चा करते हैं, जिसमें सामंत भूस्वामी, बुर्जुआ पूंजीपति, पतित बुर्जुआ, संपन्न व मध्यम कृषक, दरिद्र कृषक, सर्वहारा और लंपट सर्वहारा की बात करते हैं। कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं। वहीं दूसरी पुस्तक द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में 4 वर्गों की चर्चा करते हैं। इसमें उन्होंने बुर्जुआ, कृषक, सर्वहारा व लंपट सर्वहारा की बात की है। एडम स्टॉफ अलगाव को एक सामाजिक प्रघटना मानते हैं। स्टॉफ के अनुसार अलगाव के 2 प्रकार होते हैं, एक वस्तुगत या सामान्य अलगाव, दूसरा व्यक्तिगत और आत्म अलगाव। रिचार्ड स्वाट 4 प्रकार के अलगाव की बात करते हैं। आदमी का प्रकृति से अलगाव, आदमी का अपने इष्ट मित्रों से अलगाव, आदमी का अपने काम और स्वयं के मस्तिष्क के अलगाव और आदमी का स्वयं से अलगाव। मार्क्स के सिद्धांतों में प्रयुक्त शब्दावलियां हैं। बुर्जुआकरण इम्बुर्जुआइजमेंट मतलब गोडथप्पे की अवधारणा है। जब श्रमिकों की स्थिति बेहतर होने लगती है तो इसे बुर्जुआकरण कहते हैं, अर्थात सर्वहारा को बुर्जुआ बनने की प्रक्रिया है। जब मध्यम वर्ग के लक्षण निम्न वर्ग में आने लगते हैं तब इसे बुर्जुआकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वहाराकरण। इसकी अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। इनके अनुसार अधिक गरीब बनने की प्रक्रिया अर्थात पूंजीपतियों की तुलना में लगातार गरीब होते जाने की प्रक्रिया अर्थात जब मध्यम वर्ग में निम्न वर्ग के लक्षण आने लगे तब यह प्रक्रिया सर्वहारा वर्ग कहलाती है। मार्क्स इसे दरिद्रीकरण की अवधारणा मतलब पॉपुलराइजेशन भी कहते हैं। पतित बुर्जुआ मतलब पैटी बुर्जुआ मार्क्स की अवधारणा वह छोटे पूंजीपति जो ना तो किसी का श्रमिक होता है ना ही वह अपने यहाँ श्रम नियोजित करता है या स्वतंत्र उद्यमी होता है, जैसे दुकानदार हो गए, ठेले वाले हो गए, जो स्वयं अपना ठेला चलाता है। नागरिक समाज मतलब सिविल सोसाइटी कार्ल मार्क्स की अवधारणा है ऐसा भ्रष्ट पूंजीवादी समाज जो चरम व्यक्तिवादिता तथा भौतिकवादिता पर आधारित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष व दुर्गति उत्पन्न हुई, जिसे नियंत्रित करने के लिए राज्य की आवश्यकता हुई। ऐसा कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स को अपने विचारों के कारण कभी स्थायित्व नहीं प्राप्त हो पाया। उसे कभी जर्मनी, फ्रांस, प्रसा तथा अंतिम समय इंग्लैंड में रहना पड़ा। इंग्लैंड में ही मार्क्स का 14 मार्च 1883 में निधन हो गया। अब हम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत प्रमुख सिद्धांतों को देख लेते हैं। पहला इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताया, इन सब चीजों को हमने ऊपर पढ़ लिया है। दूसरा इन्होंने अतिरिक्त मूल का सिद्धांत दिया। तीसरा इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। चौथा इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। इसके बाद इन्होंने अलगाव का सिद्धांत दिया। इसके बाद इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। फिर इन्होंने प्रस्तुतिकरण का अवधारणा मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात कही। तो हमारा कार्ल मार्क्स यहीं खत्म हुआ। अब हम दूसरे राइटर पढ़ेंगे जॉर्ज लुकास के बारे में। युवा मार्क्स मतलब यंग मार्क्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म हंगरी के साम्यवादी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता जॉर्ज लुकास का जन्म बुडापेस्ट में हुआ था। जन्म हुआ था 1885 में, मृत्यु हुई थी 1970 में। आपने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के स्थान पर चेतना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ल्यूकास के अनुसार भौतिक वस्तुओं में जो द्वंद्व दिखाई देता है वह वस्तुतः मानवीय चेतना में अंतर्निहित है। ल्यूकास का कहना है कि मार्क्स सिर के बल खड़ा था, मैंने उन्हें पैरों के बल खड़ा किया। ये किसने कहा? ये कहा है ल्यूकास ने। और सेम इसका अपोजिट किसने कहा था? हीगल के बारे में। मार्क्स ने कहा था कि हीगल सर के बल खड़ा था, मैंने उसको पैरों के बल खड़ा किया। ये हीगल के लिए मार्क्स ने कहा था और मार्क्स के लिए किसने कहा था? ल्यूकास ने कहा था। ल्यूकास ने पूंजीवादी समाज के विश्लेषण के लिए मूर्तिकरण रेफिकेशन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक है हिस्ट्री एंड क्लास कंसिएशनल 1923 में आई थी। देन इनकी पुस्तक है द डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजन 1954 1954 में आई थी।
देन इनकी पुस्तक है द यंग हीगल 1975 में आई थी। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन 1988 में आई थी, 1988 में आई थी। कुछ संदेह उत्पन्न करने वाले कथन क्या है? मार्क्स का है भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है। यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता। हीगल ने कहा कि पदार्थ चेतना की उपज नहीं है, अपितु चेतना स्वयं पदार्थ की ही सर्वश्रेष्ठ उपज है। मार्क्स ने कहा चेतना पदार्थ की उपज है, न कि पदार्थ चेतना की उपज है। दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट चीजें कही हैं। मार्क्स ने फिर कहा हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, द्वंद्ववाद भौतिकवाद के उसे पैर के बल खड़ा कर दिया है। लुकास ने कहा था कि मार्क्स सिर के बल खड़ा था, मैंने उन्हें पैरों के बल खड़ा कर दिया। हैरिस ने कहा हीगल का द्वंद्ववाद मार्क्स व एंजल के पीठ पर खड़ा बंदर है। मार्क्स हीगल का द्वंद्ववाद मार्क्स व एंजल के पीठ पर बैठा बंदर है, ये किसने कहा था? हैरिस ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हीगल ने कहा कि समस्त सामाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के आपसी संघर्ष का परिणाम है। अब हम देखते हैं कौन सी अवधारणा किसने दी है। चेतनाओं का द्वंद्व की बात हीगल करते हैं। भौतिक तत्वों का द्वंद्व मार्क्स ने दिया। द्वैत चेतना मतलब डबल कॉन्शियसनेस की बात कौन करते हैं? ग्राम्सी करते हैं। चेतना के सिद्धांत की बात ल्यूकास करते हैं। आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं। कैथलीन गफ ने तमिलनाडु के थंजावुर जिले में मांस के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक पृष्ठभूमि में अध्ययन किया। गफ मांस के एशिया के संबंध में प्रस्तुत विचार से सहमत नहीं थी। गफ को भारत का मार्क्स कहते हैं। किसे कहते हैं? कैथलीन गफ को। याद कर लीजिएगा, भारत का मार्क्स किसे कहते हैं? कैथलीन गफ को कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट विचारक पढ़ेंगे मैक्स वेबर। इन्हें भी शास्त्रीय विचारक के अंतर्गत रखा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1864 में और मृत्यु हुई थी 1920 में। कार्ल मार्क्स के पश्चात मैक्स वेबर ने जर्मनी का नाम समाजशास्त्रीय शास्त्र में अमर कर दिया। समाजशास्त्र को कल्पना से निकालकर वास्तविक धरातल पर उतारने का जो प्रयास कांट, स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खिम ने किया, उसी कड़ी में अगला नाम मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर का परिवार आर्थिक दृष्टि से संपन्न तो था ही, साथ में धार्मिक दृष्टि से भी भरा पूरा था, जिसका प्रभाव मैक्स वेबर के विचारों पर पड़ा है। मैक्स वेबर को मार्क्स का भूत कहा जाता है। मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के थुरिंगा शहर में 21 अप्रैल 1864 को प्रोटेस्टेंट परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता के 7 पुत्रों में सबसे बड़े थे। वेबर के पिता एर्फर्ड में मजिस्ट्रेट थे। उनकी रुचि राजनीति में थी। उनके यहाँ बड़े-बड़े नेताओं का आना-जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव वेबर पर भी पड़ा। वेबर की माता बड़े धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्हें कैथरीनवादी कर्तव्य भावना पर बहुत अधिक विश्वास था। उनकी बहुत सी बातें अपने पति से भिन्न थी, जिनका व्यक्तिगत आचार प्रोटेस्टेंट होने के बजाय अमोद-प्रमोद तथा सुख संबंधी था। वेबर बचपन में बहुत कमजोर था। उसे 4 वर्ष की आयु में मेनिंजाइटिस हो गई थी। खेल में अधिक पुस्तकें प्रिय थी। वेबर बचपन से ही संकोची और अंतर्मुखी थे। 1893 में मैक्स वेबर का मॉरियन सिंकर से विवाह हो गया। 1889 में अपने पीएचडी किया, जिसका विषय था हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज इन द मिडिल एजेस। ये पेपर में पूछ सकता है। एक बार इमाइल दुर्खिम का पीएचडी थीसिस पूछा था, तो मैक्स वेबर का भी पूछ सकता है। इसे आप लर्न कर लीजिए, लिख लीजिएगा कहीं पर। हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज इन द मिडिल एजेस क्या है? मैक्स वेबर का पीएचडी थीसिस था। इसे इन्होंने 1898 में वेबर के जीवन में अचानक मोड़ आया, जबकि अपने पिता की निरंकुश प्रताड़ना के विरुद्ध मां का बचाव करते समय एक तनावपूर्ण बहस के थोड़ी देर बाद वेबर के पिता का देहांत हो गया, जिससे वेबर अपराध बोध से ग्रसित हो गए और मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए। इस दौरान वेबर कोई काम नहीं कर सके, वे लकवाग्रस्त हो गए। विश्वविद्यालय ने उसे सवेतन अवकाश की मंजूरी दी। बिना पर्याप्त काम किए विश्वविद्यालय से धन प्राप्त करने के कारण मानसिक बोझ से भी मैक्स वेबर दुखी थे। मानसिक अस्वस्थ
आवश्यकता के कारण डॉक्टरों ने इसे यात्रा और व्यायाम करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात वेबर ने इटली और स्विट्जरलैंड की यात्राएं की, जिससे स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। इन यात्राओं के दौरान वेबर ने काफी अध्ययन किया। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं मैक्स वेबर की, आइए देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी पुस्तक। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द रिलीजन ऑफ चाइना 1916 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916-17 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एंशियंट ज्यूडिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1917-19 में आई थी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1921 में आई थी। सोसाइटी ऑफ रिलीजन 1922 में आई थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द सिटी 1922 1922, ये पार्क की भी है और मैक्स वेबर की भी है, ठीक है। तो द सिटी पुस्तक पार्क की भी है, मैक्स वेबर की भी है। द जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923 में आई थी। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 1949 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देन है द नेशनल फाउंडेशनल ऑफ म्यूजिक 1858 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो मैक्स वेबर के द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। मैक्स वेबर का व्याख्यात्मक समाजशास्त्र इम्प्रेटेटिव सोशियोलॉजी का पिता कहा जाता है। इनके अनुसार प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र में भी कार्य कारण संबंध की दृष्टि से अध्ययन करना है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। मैक्स वेबर अपने पूर्ववर्ती विचारों के विपरीत व्यक्ति को समाज के अध्ययन का मुख्य केंद्र मानते हैं तथा व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। व्यक्ति के सभी सामाजिक क्रियाओं का कोई न कोई कारण होता है। शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं के कारणों को समझना और उसकी व्याख्या करना ही वेबर का व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए दो पद्धति बताते हैं। एक बताते हैं बर्स्ट हैंड पद्धति, दूसरा बताते हैं आदर्श प्रारूप मतलब आइडियल टाइप। बर्स्ट हैंड का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्यात्मक बोध मतलब इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, अर्थात वह अध्ययन या समझ जिसकी व्याख्या की जा सके। वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में बर्स्ट हैंड पद्धति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं के व्यवहार के कारणों की व्याख्या करता है, वैसे ही समाजशास्त्रीय शोधकर्ता व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर सकता है। वेबर के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक क्रिया के पीछे कोई न कोई कारण स्पष्ट होता है। जैसे किसी विद्यार्थी के कड़ी मेहनत का स्पष्ट कारण परीक्षा में अच्छे अंक लाना है। इसे समझने के लिए शोधकर्ता को कर्ता के स्थान पर स्वयं को रखना होगा तथा यह समझने की कोशिश करनी होगी कि अगर वह स्वयं यहाँ होता तो क्या करता। लेकिन स्वयं को कर्ता के स्थान पर रखते समय शोधकर्ता का वस्तुनिष्ठ और तटस्थ होना अनिवार्य है। इसके लिए तीन बातों को स्पष्ट होना आवश्यक है। जिस सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना है उसकी व्याख्या और व्याख्या का उद्देश्य। मैक्स वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को मानते हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया का उल्लेख करते हैं। किसमें सामाजिक क्रिया की बात की है तो द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब तक कि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों में के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ सब्जेक्टिव मीनिंग के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो, उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। सामाजिक क्रिया मानने की चार शर्तें हैं। पहला है सामाजिक क्रिया किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के भूत वर्तमान या भावी व्यवहार के द्वारा प्रभावित होने चाहिए। उदाहरणार्थ भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से हत्या करना। द्वितीय है प्रत्येक प्रकार की क्रिया अर्थात बाह्य क्रिया सामाजिक नहीं कही जा सकती यदि वह पूर्णतः जड़ तथा बेजानदार वस्तुओं द्वारा प्रभावित होती है। तृतीय है प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक नहीं होता जब तक कि वह दूसरे के व्यवहार में अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित और संबंधित ना हो। नेक्स्ट चतुर्थ है सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक ऐसी क्रिया है ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल
दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। मैक्स वेबर 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को उल्लेख करता है। पहला है तार्किक क्रिया, रैशनलिस्टिक एक्शन, इसे लक्ष्य मूलक क्रिया भी कहते हैं। यह एक प्रकार की औपचारिक क्रिया मतलब फॉर्मल एक्शन है। यह साधन साथ संबंधों पर आधारित होती है, जैसे सिविल सेवा की तैयारी करना, नौकरशाही। इसी क्रिया से प्रभावित होते हैं। मतलब सिविल सेवा की तैयारी करना एक तार्किक क्रिया, मतलब आपने कुछ सोचा होगा कि मैं सिविल सेवा का तैयारी करूंगा तो आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, तो ये एक प्रकार से तार्किक क्रिया है। नेक्स्ट है मूल्यांकनात्मक क्रिया। दूसरा इन्होंने बताया एवल्यूटिव एक्शन, नैतिकता, कला, धर्म आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया। इसमें व्यक्ति की कीमत पर समाज के लाभ या हित सुनिश्चित हो सकते हैं। इन सामाजिक क्रियाओं के पीछे व्यक्ति के स्वयं के लक्ष्य ना होकर सामाजिक लक्ष्य होते हैं, जैसे देश के लिए जान देना, किसी डूबते हुए जहाज के साथ कैप्टन का डूब जाना। तीसरा इन्होंने बताया भावात्मक व प्रभावात्मक क्रिया, इफेक्टिव एक्शन, उद्वेगात्मक मनोभाव, संवेग, क्रोध, प्रेम, शत्रुता, घृणा आदि में की गई प्रभावात्मक क्रिया है। इसमें व्यक्ति इमोशन से नियंत्रित होता है। इन क्रियाओं में विविधताएं अधिक होती हैं, जैसे टीम के जीतने पर नाचना या किसी मित्र को देखकर आंखों में आंसू आ जाना आदि। चौथा है परंपरागत क्रिया मतलब ट्रेडिशनलिस्टिक एक्शन। ऐसी क्रियाओं के पीछे पूर्वजों का अनुकरण होता है या आदर्श के एक अंग होते हैं। प्रथा, परंपरा आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया है। इन्हें व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त करता है तथा समाज में इस व्यवहार को अनुशस्तियों, पुरस्कार और दंड द्वारा व्यक्ति पर आरोपित करता है, जिसे करने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है, जैसे बड़ों का पैर छूना आदि। मैक्स वेबर प्रभुत्व एवं शक्ति, डोमिनेशन एंड पावर के संबंध में लिखते हैं कि आपने शक्ति का प्रयोग समाज की संरचना को स्पष्ट करने के लिए किया है। आपके अनुसार शक्ति सामाजिक संबंधों का एक पहलू है। इसका संबंध एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना से है। शक्ति का अस्तित्व सामाजिक अंतःक्रिया में है। यह असमानता की स्थितियां पैदा करती है, क्योंकि जिसके हाथ में शक्ति है वह दूसरे पर थोपता है। शक्ति का प्रभाव अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है। वेबर की मान्यता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में, यथा युद्ध क्षेत्र, राजनीति, बाजार, भाषण मंच, किसी सामाजिक समारोह, खेल-कूद, वैज्ञानिक गोष्ठियों और परोपकार की गतिविधियों में भी शक्ति का प्रयोग संभव है। प्रभुत्व का मतलब होता है कि स्वामी, जिससे आदेश देने की शक्ति प्राप्त है, अधीनस्थ जो उस शक्ति को मानने के लिए बाध्य है। अर्थात प्रभुत्व में आदेश देने वाला कमांड और आदेश को मानने वाला दो पक्ष होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वह शक्ति जिसे सामाजिक वैधता प्राप्त हो जाती है प्रभुत्व कहते हैं। इसे सत्ता, अथॉरिटी भी कहते हैं। अर्थात सत्ता और प्रभुत्व इक्वल शक्ति प्लस वैधता, पावर और वैलिडेशन, अथॉरिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अथॉरिटी, पावर, लेजिटिमेसी और डोमिनेशन। मैक्स वेबर प्रभुत्व या शक्ति के स्रोत 3 बताते हैं, जिससे प्रकार भी माना जाता है। पहला है करिश्माई या चमत्कारिक शक्ति मतलब कैरिस्मेटिक पावर अथॉरिटी। यह व्यक्ति की अस्थायी शक्ति है। करिश्माई नेतृत्व एक व्यक्ति का नेतृत्व है, जिसका आधार उसके असाधारण गुण होते हैं। ये गुण ही उसकी शक्ति है। जब ऐसे नेतृत्व में असाधारण गुण लुप्त हो जाते हैं या उसका क्षय हो जाता है, तो यह नेतृत्व आने वाले समय में गर्त में खो जाता है, अतः उसकी प्रकृति अस्थायी है। जब करिश्माई सत्ता नेतृत्व का अंत हो जाता है और उसके अनुयायियों में कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं उत्पन्न हो पाता, तो उस सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी न किसी संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसे मैक्स वेबर करिश्मा अथवा चमत्कार का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन ऑफ करिश्मा कहते हैं। ध्यातव्य है कि किसी भी संगठन में संचालन में वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसकी पूर्ति दान, भेंट और सहायता से होती है।
करिश्माई नेतृत्व की उत्पत्ति संकटपूर्ण स्थितियों में होती है। कठिनाइयां ही करिश्माई नेतृत्व को पैदा करती हैं। इसमें पैगंबरों, तीर्थंकरों, महंतों, जादूगरों, राजनीतिज्ञों और चिकित्सकों को रखा जाता है। करिश्माई नेतृत्व के कौन कौन से उदाहरण हैं? पैगंबर, तीर्थकर, महंत, जादूगर, राजनीतिक और चिकित्सक। करिश्माई नेतृत्व के लक्षण: आपात स्थिति मतलब कोई नेता आपातकालीन स्थिति में ऐसा काम करे जिससे सभी प्रभावित हो। असाधारण शारीरिक और मानसिक लक्षणों से युक्त होता है। अस्थायी नेतृत्व होता है। करिश्माई नेता होता है बहुत महान भी और बहुत कुख्यात भी हो सकता है। सामूहिक उत्तेजना उसमें होती है। क्रांतिकारी व अतिवादी दृष्टिकोण उसका होता है। किसका? करिश्माई नेतृत्व करने वाले का। परंपरागत प्रभुत्व शक्ति मतलब ट्रेडिशनल डोमिनेशन पावर अथॉरिटी। परंपरागत प्रभुत्व का आधार पुत्रीय फिलियल होता है। इस प्रकार की शक्ति को वैधता पर परंपराएं प्रदान करती है। परिवार में पिता या मुखिया की सत्ता, पुरोहित की सत्ता परंपरागत प्रभुत्व ही है। आदिम व सरल समाज में परंपरागत सत्ता का महत्व अधिक होता है। परंपरागत सत्ता में जनता एवं जनता के बीच का संबंध पीढ़ियों से चला आता है, क्योंकि सत्ता जनता के पूर्वजों के बीच भी संबंध वही थे जो आज हैं। उन पर इसलिए प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता क्योंकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसमें उस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को आरोपित करने का अधिकार परंपराओं से प्राप्त होता है। इस प्रकार की सत्ता लंबे समय तक चलती है, जैसे इंग्लैंड की रानी, परिवार में पिता और जनजातीय प्रमुख। तीसरा है विधिक या तार्किक सत्ता, लीगल रैशनल अथॉरिटी। यह सत्ता जो देश या समाज के संविधान या कानून से अपनी शक्ति प्राप्त करती है, विधिक तार्किक सत्ता इसे कहते हैं। इस सत्ता का प्रावधान सामाजिक लक्ष्यों एवं साधनों के बीच तार्किक संबंधों के द्वारा किया जाता है। इस सत्ता में कोई व्यक्ति या परंपरा महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि नियम महत्वपूर्ण होते हैं। मूलतः नियमों का शासन होता है, जिसे नियमों द्वारा चुना व्यक्ति ही संचालित करता है। इस सत्ता में चयन और निष्कासन भी नियमों के आधार पर ही होता है। नौकरशाही इसी प्रकार की सत्ता है। वर्तमान जटिल समाज में इसी प्रकार की सत्ता का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शक्ति के संबंध में मैक्स वेबर का कहना है कि सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाए, तो वह शक्ति है। वेबर नौकरशाही में अलगाव की बात करते हैं। नियमों पर अधिक बल दिए जाने से व्यक्ति की सृजनशीलता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप नौकरशाही में व्यक्तिगत विशिष्टता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। रॉबर्ट मर्टन वेबर ने माना कि अपने विधि नियमों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ही नौकरशाही सर्वाधिक सक्षम व्यवस्था है, परंतु मर्टन ने इसी के कारण इसे क्षमतापूर्वक निष्पादन में व्यवधान माना है। मर्टन ने नौकरशाही को कर्मकांडीय रिचुअलिज्म, साधन प्लस साध्य माइनस मतलब इसमें साधन तो होता है पर कोई लक्ष्य नहीं होता है, जो नियमों के अनुपालन को लक्ष्य मान लेते हैं, जिससे सामूहिक लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। मैक्स वेबर एक तार्किक क्रिया के रूप में नौकरशाही को मानते हैं। A.W. गोल्डनर नौकरशाही बनाने की डिग्री की अवधारणा इन्होंने दी है। पीटर ब्लाउ ने नौकरशाही के अनौपचारिक और औपचारिक संरचना की बात की है। नौकरशाही एक आधुनिक अवधारणा है जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समाज में अस्तित्व में आई। इसका सर्वप्रथम प्रयोग डी गोर्ने ने किया। किसने किया? डी गोर्ने ने। समाजशास्त्र में इसका उल्लेख मैक्स वेबर द्वारा किया गया है। नौकरशाही की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी बुनियाद युक्ति संगत सिद्धांतों पर आधारित है। अधिकारी तंत्र का संगठन, उसके काम काज करने की पद्धति अवैयक्तिक नियमों पर चलती है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो प्लस क्रेसी, दो शब्दों से बना है। ब्यूरो मतलब कार्यालय, क्रेसी मतलब तंत्र या साधन, अर्थात कार्यालय का तंत्र या शासन। किसी भी प्रतिष्ठान को जब कोई कार्यालय चलाता है या उसके अधिकारी चलाते हैं तो उसी व्यवस्था को नौकरशाही कहते हैं। अब हम जानेंगे नौकरशाही की विशेषताएं। स्पष्ट श्रम विभाजन होता है, निश्चित कार्यविधियां होती हैं,
निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। कार्यों का पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था होती है। पद सोपान पद्धति होती है। पद के लिए अर्हताएं एवं योग्यताएं रखी जाती हैं। पृथक वर्ग अहम भाव लाल फीताशाही इसमें पाया जाता है। कठोर व व्यवस्थित अनुशासन होता है। नियंत्रण रखा जाता है। वेतन एवं पेंशन अधिकार दिए जाते हैं। अवैयक्तिक संबंध होते हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड एवं विशेषज्ञता होती है। मैक्स वेबर मार्क्स के एक स्तरीय सिद्धांत के विपरीत सामाजिक स्त्रीकरण के त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें स्त्रीकरण का बहुस्तरीकरण मतलब मल्टी डायमेंशनल थ्री स्टेजेस थ्योरी सिद्धांत कहते हैं। मैक्स वेबर के स्त्रीकरण सिद्धांत को स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण और कुछ ना होकर समाज में जो संगठित शक्ति निहित है उसी की अभिव्यक्ति मात्र है। वेबर के अनुसार किसी भी समाज में प्राणवायु शक्ति है। वेबर शक्ति की तीन श्रेणियां बताते हैं। एक होती है आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक शक्ति, जो क्या करती है वर्ग का निर्माण करती है। दूसरी होती है राजनीतिक शक्ति, जो परिस्थिति समूह का निर्माण करती है। तीसरी होती है सामाजिक शक्ति, जो किसका निर्माण करती है दल का निर्माण करती है। वर्ग के निर्माण की आवश्यक दशाएं। वेबर तीन दशाओं का उल्लेख करते हैं। जीवन अवसर लाइफ चांसेस, आर्थिक हित इकोनॉमिक इंटरेस्ट और बाजार की अवस्था है मार्केट सिचुएशन। वेबर के शब्दों में एक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनको एक समान अवसर प्राप्त होते हैं तथा एक वर्ग की स्थिति उसकी बाजार परिस्थिति मार्केट सिचुएशन होती है। वेबर समाज के चार प्रकार के वर्ग बताते हैं। एक है संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, दूसरा है संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग, तीसरा है पतित बुर्जुआ वर्ग और चौथा है नीले वस्त्र श्रमिक। अब हम जानेंगे पुश्तैनीवाद क्या होता है। पैट्रिमोनियलिज्म। मैक्स वेबर ने राजनीतिक सत्ता के रूप में अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 में पुश्तैनीवाद की विवेचना की। इस अवस्था में सत्ता व्यक्तिगत और नौकरशाही की शक्ति पर निर्भर करती है, जिसका प्रयोग बपौती के रूप में राजघराने के द्वारा किया जाता है। इसमें सत्ता औपचारिक रूप से स्वैच्छिक होने के साथ साथ शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत होती है। वेबर ने इस प्रकार की सत्ता व्यवस्था के उदाहरण पारंपरिक अफ्रीका तथा प्राच्य समाजों से दिए हैं, जहां पुश्तैनी नौकरशाही पाई गई है। वेबर ने स्वीकार किया कि वर्गों के बीच संघर्ष होता है, परंतु इसकी अभिव्यक्ति क्रांति से नहीं होगी। इसे श्रमिक संगठनों एवं सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा निपटा लिया जाएगा। आंद्रे बेते ने कहा। आंद्रे बेते को भारत का वेबर कहते हैं। किसे? आंद्रे बेते को ने वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया। भारत में स्त्रीकरण के तीन आधारों जाति वर्ग शक्ति मतलब कास्ट क्लास एंड पावर की बात कौन करता है? आंद्रे बेते करते हैं। आंद्रे बेते ने सुतुरम के अध्ययन में यह पाया कि वहाँ जो तीन वर्ग हैं वह तीन जातियां भी हैं। कौन सी तीन जातियां पाई जाती हैं? सीपुरम में जमींदार जिसे ब्राह्मण में रखा जाता है, किसान जिसे ग्राम ब्राह्मण में रखा जाता है और कृषि श्रमिक जिसे आदि द्रविड़ में रखा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी बात कौन करते हैं? आंद्रे बेते करता है। ये तीनों जातियां और वर्ग कहाँ पाए जाते हैं? तंजौर विलेज में पाए जाते हैं। नहीं, तंजौर में सॉरी श्रीपुरम में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेनियल हॉलैंड ने तमिलनाडु के गांव कुंबापेटई गांव का अध्ययन किया। आप ये अच्छे से याद रखिएगा किस राइटर ने किस गांव का अध्ययन किया है। जैसे अभी हमने देखा आंद्रे बेते ने श्रीपुरम का अध्ययन किया, डेनियल हॉलैंड ने कुंबापेटई गांव का अध्ययन किया है और एस सी दुबे ने कमार जनजाति का अध्ययन किया। एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया। मैकियम मेरिट ने रामपुर गांव का अध्ययन किया। ऐसे करके ये सारे फैक्ट आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। भारतीय ग्रामीण समाज व्यवस्था को वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया और भूमि पर नियंत्रण को वर्ग विभाजन का आधार बताया।
तीन वर्गों का उल्लेख किया। पहला है मालिक, जो कृषि कार्य नहीं करता, किराया लेता है। दूसरा किसान, जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं। तीसरा मजदूर, बटाईदार या दूसरे की भूमि पर श्रम करते हैं। मालिक, किसान, मजदूर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एग्जाम में बहुत पूछता है, ये दिया डेनियल थॉर्नर ने। मैक्स वेबर के अनुसार जाति एक एडवांस्ड स्टेटस ग्रुप है क्योंकि सभी जातियों की जीवन शैली विशिष्ट होती है। वेबर के अनुसार विशिष्ट जीवन शैली प्रत्येक समाज में देखी जा सकती है और स्वयं वेबर ने जाति मॉडल यूरोपीय समाज के अध्ययन में युक्त किया है। मैक्स वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, यहूदी, ईसाई का अध्ययन मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि धर्म व पूंजीवाद में घनिष्ठ संबंध है। मार्क्स के विपरीत वेबर का कहना है कि धर्म के द्वारा यह निर्धारित होता है कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। आप पूंजीवाद के नियमों पर प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों में समानता के द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। मतलब जो मार्क्स थे उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का कारण आर्थिक माना है, ठीक है। और जो वेबर हैं वे आर्थिक भी मानते हैं और धार्मिक कारण भी मानते हैं। आर्थिक और धार्मिक दोनों पर इन्होंने जोर दिया है। और जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने सिर्फ धार्मिक। इनके उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए किंग्सले डेविस ने इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है। किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने किसको कहा है? मैक्स वेबर को कहा है आधुनिक समाजशास्त्र का जनक। डोनाल्ड मैक्ले द्वारा वेबर का एक मोनोग्राफ तैयार किया गया है, जिसमें उनके देहांत की तिथि 14 जून 1920 बताई गई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने 3-4 थिंकर्स कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट वीडियो हम फर्नांडिस टॉनिस के साथ शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कल ही ये वीडियो का चैप्टर कंप्लीट हो जाए 14। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।